मतलब जो सोशल हायरार्कीज और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहले से हिंदू सोसाइटी में चल रहे थे, ये उन्हीं का कंटिन्यूएशन है। इंडिया में अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन किसी एक धर्म से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, बल्कि इंडियन समाज की एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा नॉलेज और एजुकेशन पे, खास तौर पे रिलीजियस नॉलेज पे मोनोपोली बनाई जाती है। जैसे कि इंडिया में खादिम और उनके मालिक को भाई करार दिया, औरतों को हुकूक दिया, गुलाम आज़ाद करने पे सवाब बताया, हजरत बिलाल से पहली अजान कराई। हाँ, मैं खलीफा उमर से जुड़े हुए एक वाक़ये का जिक्र करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी तरह के सोशल डिवीज़न और रिफ्ट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू टीचिंग की तरफ ले जाने का है। दोस्तों, जब भी हम कास्ट सिस्टम का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले हिंदू सोसाइटी आती है। लेकिन हकीकत यह है कि कास्ट सिस्टम जैसा डिस्क्रिमिनेटरी सोशल स्ट्रक्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता है। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस इस्लाम के अहम पिलर्स हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि इंडियन मुस्लिम्स एक हायरार्किकल सोशल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें इंसान का स्टेटस इस बात से तय होता है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, और उम्र भर उसके साथ एक पर्टिकुलर जात का तमगा जोड़ दिया जाता है। आप दुनिया में कुछ कर लीजिए, ये तमगा आपका पीछा नहीं छोड़ता। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कहानी आप मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जुबानी सुनिए। मेरे खुद के खानदान में है। मैं चूंकि मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज भी, बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर। सबसे पहले मैं आपको इंडियन मुस्लिम सोसाइटी का कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर समझा दूं। जहां हिंदूज में कास्ट सिस्टम का ओरिजिन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है, वहीं मुस्लिम सोसाइटी में ये फॉरेन कॉन्करर्स, लोकल अपर कास्ट हिंदू कन्वर्ट्स और लोकल लोअर कास्ट हिंदू कन्वर्ट्स के बीच के रिलेशन का रिजल्ट है। मतलब जो सोशल हायरार्कीज और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहले से हिंदू सोसाइटी में चल रहे थे, ये उन्हीं का कंटिन्यूएशन है, जिसमें अरब, तुर्क, ईरानी, अफगानी के आने से कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी जुड़ गए हैं। सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम सोसाइटी को 3 हायरार्की के लेवल पे बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर अशरफ आते हैं, उनसे नीचे अजलाफ और सबसे नीचे अर्जाल। अशरफ मुस्लिम वो होते हैं जो अपने आप को अरब, तुर्क, पर्शियन, अफगानी और अन्य एक्स रूलिंग क्लास लीनियज से ट्रेस करते हैं, या फिर यहीं के लोकल अपर कास्ट से इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोग हैं। अशरफ में शेख, सैयद, मुगल, पठान जैसी कास्ट्स आती हैं। इनके अलावा हिंदुज़म से राजपूत और ब्राह्मण कन्वर्ट्स भी अशरफ मुस्लिम का हिस्सा हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो हैं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोकल ग्रुप्स ही, लेकिन सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली डोमिनेंट होने की वजह से ये अपना लीनियज अरब, ईरान वगैरह से ट्रेस करने लग जाते हैं, और इनके इस क्लेम को रिलीजियस अथॉरिटी द्वारा सैंक्शन भी किया जाता है। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी, जो एथनिकली थी तो पंजाब की ही, मगर रूलिंग डायनेस्टी होने की वजह से खुद को सैयद बताने लगी, जिसे एक सूफी सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने पुख्ता कर इस क्लेम को लेजिटिमेसी दी। इस प्रोसेस को अशरफाइजेशन कहते हैं, जो हिंदूज के संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के सिमिलर है, जहां एक छोटी जाति बड़ी जाति के तौर तरीके, रस्मो रिवाज को अपना के और अपना लीनियज किसी अपर कास्ट से जोड़ के खुद का सोशल स्टेटस बढ़ाती है। इसके बाद आते हैं अजलाफ, जिसका मीनिंग है कॉमनर यानी आम लोग। जो लोग हिंदुज़म के आर्टिजन या सर्विस कास्ट से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, वो इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। इनमें बुनकर, कसाई, लोहार, तेली जैसे सोशल ग्रुप्स आते हैं। कई बार ये लोग अपने कास्ट के नाम से जुड़े सोशल स्टिग्मा को हटाने के लिए अरबिक सरनेम रख लेते हैं, जैसे बुनकरों ने अपना नाम अंसारी रख लिया और कसाईयों ने कुरैशी। 1911 में अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने मोमिन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था अजलाफ मुस्लिम्स का सोशल अपलिफ्टमेंट और अशरफ मुस्लिम्स का पॉलिटिकल और रिलीजियस डोमिनेंस चैलेंज करना। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने 1940 में पटना में एक रेजोल्यूशन पास करके इंडिया के पार्टीशन और पाकिस्तान बनाने का अपोजिशन किया था। पाकिस्तान बनाने के ज़्यादातर सपोर्टर्स अशरफ मुस्लिम से, जो अपना फ्यूडल इंटरेस्ट और प्रिविलेज बचाए रखना चाहते थे। आम मुसलमानों के इंटरेस्ट और उनकी समस्याओं में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज भी पाकिस्तानी सोसाइटी काफ़ी हद तक फ्यूडल है और ज़मींदार, जागीरदार जैसी क्लासेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में सबसे लोवेस्ट पे अर्जाल आते हैं,
अर्जाल का मतलब होता है जलील, जो इज्जत के काबिल ना हो। ये वो मुस्लिम होते हैं जो कि दलित कम्युनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुए और उन ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं जिन्हें ट्रेडिशनली इम्प्योर या पॉल्यूटिंग समझा जाता है, जैसे कि हलाल खोर या भंगी जो कि साफ सफाई का काम करते हैं, नट जो कि तमाशा दिखाते हैं, और हेला जो कि चमड़े का काम करते हैं। ये लोग हिंदुज्म से इस्लाम में कन्वर्ट तो हुए थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए और इक्वलिटी पाने के चक्कर में, मगर कई रीजन्स में इन्हें अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस का सामना करना पड़ता है। बीबीसी में छपी एक स्टडी के मुताबिक दलित मुस्लिम्स को अभी भी कई तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे दावतों शादी ब्याह में उनके सीटिंग अरेंजमेंट्स अलग होते हैं और उनकी प्लेट्स भी अलग ही होती हैं। तो हम लोगों ने 2000 में एक स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं और दलित मुसलमान हैं, वो बड़े पैमाने पे अभी भी दूसरों का मल उठाने का काम करते हैं। और वो मल उठाते हैं, उनको लगता है कि ये काम हमारी जात ने दिया है, हमको अल्लाह या भगवान ने दिया है, लेकिन असल में उसके वजह से उनको अलग अलग तरह की छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो भेदभाव होता है वो बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि उनका जो पूरा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, एक अलग तरह के इंसान उनको बना देते हैं। उनको मन में लगता है मैं क्यों इस मदरसे में जाता हूँ या क्यों इस स्कूल में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और मैं ह्यूमन बीइंग की तरह से तो ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई इंसान को आप इसलिए भेदभाव रख रहे हो क्योंकि वो इस कास्ट में पैदा हुआ है बाय बर्थ, वो अभी उसके काम से कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं कि जन्नत आपको तब मिलेगी जब आप ये काम करोगे, लेकिन इनको तो पैदा होने के बाद जहन्नुम मिलती है। अजलाफ और अर्जाल मुस्लिम्स को मिला के पसमानदा कहा जाता है। इस वर्ड को अली अनवर साहब ने क्वाइन किया और दलित और बैकवर्ड मुस्लिम के राइट्स और अपलिफ्टमेंट के लिए पसमानदा मुस्लिम महाज को इस्टेब्लिश किया। इंडिया में अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन किसी एक धर्म से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, बल्कि इंडियन समाज की एक प्रॉब्लम है। आप इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म कहीं कन्वर्ट हो जाइए, आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको तंज के तौर पे कहा जाता है जाति नहीं जाति। इस तरह की सोशल हायरार्की के बहुत सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। मगर पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन मुस्लिम जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, जहां सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और फेयरनेस बुनियादी प्रिंसिपल हैं, उनमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस आई कैसे। इसको सही तरह से समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी समाज में हायरार्कीज कैसे बनती हैं और कैसे इन हायरार्कीज को प्रिजर्व किया जाता है। सोशल हायरार्की बनने की शुरुआत होती है जॉब स्पेशलाइजेशन के साथ। बिल्कुल शुरू में इंसान वैसे ही रहता था जैसे कि आजकल की बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, और सोसाइटी के सब मेंबर्स एक ही जैसा काम करते थे, जैसे कि शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना और छप्पड़ कपड़ों का जुगाड़ करना। वक्त के साथ प्रोग्रेस हुई और ह्यूमन सोसाइटीज में जॉब स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। कोई किसान बन गया, कोई व्यापारी, कोई राजा, कोई सफाई वाला, कोई प्रीस्ट, पादरी वगैरह। इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनसे ज्यादा वेल्थ और रिसोर्स पे कंट्रोल आता है, जैसे कि राजा और व्यापारी, और कुछ जॉब्स जैसे कि पंडित, आलिम वगैरह जिनसे सोशल कंट्रोल आता है। और दूसरे तरह की जॉब्स जिनमें ये सब नहीं होता, उन्हें लो स्टेटस जॉब्स करार दिया जाता है। इस तरह की सोशल हायरार्की लगभग हर सोसाइटी में पाई जाती है, जैसे एंशियंट ग्रीक्स में सिटीजन, मेटिक्स और स्लेव्स, एंशियंट रोम में पैट्रिशियन, इक्वेस्ट्रियन, प्लेबियंस, फ्रीडमैन और स्लेव्स, एंशियंट इंडिया में वर्ण सिस्टम जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का डिवीजन होता है। कई बार इन हायरार्कीज को जस्टिफाई करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा नॉलेज और एजुकेशन पे, खास तौर पे रिलीजियस नॉलेज पे मोनोपोली बनाई जाती है, जैसे कि इंडिया में ब्राह्मण्स की, मेडिवल यूरोप में क्लर्जी की, और मुस्लिम समाज से जुड़े कई उलमा भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा रूलिंग क्लास जैसे कि राजा, जमींदार फोर्स और अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो इनके प्रिविलेजेस को फेवर करता है, जैसे पहले जाति वर्ण देख के सजा होती थी, और कैसे इस तरह के इंस्टीट्यूशन आज अपना डोमिनेंस और प्रिविलेज बचाए रखने की कोशिश करते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए।
हायरार्कीज को प्रिजर्व करने के लिए मैरिज अलायंस भी बनाए जाते हैं और एंडोगैमी यानी अपने ही ग्रुप में शादी करके वेल्थ, स्टेटस और प्रेस्टीज को बचाए रखा जाता है। जो इन बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करता है उसे कड़ी सजा दे के एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अगर हमारे स्टेटस की बराबरी करने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा। लोअर ग्रुप्स को औकात में रखने के लिए उनके साथ एक स्टिग्मा अटैच किया जाता है और उन्हें आबादी के अलग हिस्से में बसने को कहा जाता है। इसके अलावा उनके खाने पीने, उठने बैठने के अलग नियम बनाए जाते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल असॉल्ट होता है जिससे उन्हें लगातार अपने लो स्टेटस होने का एहसास होता रहे। इसी तरह अरब में जाहिलियत के दौर में कई तरह की सोशल हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी, जैसे अपने खानदान क्लैन को दूसरे से ऊंचा समझना, गुलामों के साथ बद से बदतर सलूक करना। इसके अलावा अरब अपने आप को दूसरे नस्ल के लोगों से ऊंचा समझते थे। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ लाए और हक, इंसाफ और बराबरी का पैगाम दिया। खादिम और उनके मालिक को भाई करार दिया, औरतों को हुकूक दिया, गुलाम आज़ाद करने पे सवाब बताया, हजरत बिलाल से पहली अजान कराई और मस्जिद में हर छोटे बड़े, गरीब अमीर को कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़ा किया ताकि वो जान सके कि खुदा की नज़र में सब बराबर हैं। रसूल अल्लाह ने अपनी आखिरी खुतबे में इक्वलिटी का पैगाम दिया ताकि वो इस बात को हमेशा के लिए याद रखें। ये एक तरह से रसूल अल्लाह की तमाम इंसानियत के लिए वसीयत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पे कोई सुपीरियोरिटी नहीं है और ना ही अजमी को अरब पे, ना ही गोरे को काले पे, ना ही काले को गोरे पे। किसी का स्टेटस बड़ा या ऊंचा उसके तकवे और नेक अमल से होता है। यानी इंसान का स्टेटस उसका अमल डिसाइड करेगा, ना कि ये कि वो किस रंग का है, किस नस्ल का है, अरबी है या अजमी, पठान है या जुलाहा। इस्लाम ने बराबरी का वो मयार तय किया कि खलीफा उमर जैसा हुक्मरान, जिन्होंने रोमन और पर्शियंस दोनों को एक साथ हरा दिया था, वो भी चटाई पे सोते थे और पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते और रूखी रोटियां खाते थे। यहाँ मैं खलीफा उमर से जुड़े हुए एक वाक़ये का जिक्र करना चाहता हूँ। बैतुल मुक़द्दस की फतेह के बाद जब हजरत उमर मदीना से अल कुद्स यानी जेरूसलम के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपने ऊँट हाँकने वाले खादिम से ये तय किया कि थोड़ी दूर तुम ऊँट पे बैठ के चलोगे और मैं ऊँट हाँकूंगा, और थोड़ी दूर मैं ऊँट पे बैठूंगा और तुम हाँकना। अपने खादिम के साथ इस अरेंजमेंट से सफर करने के बाद जब वो जेरूसलम पहुंचे तो ऊँट पे बैठने की बारी उनके खादिम की थी और उनकी ऊँट हाँकने की। सोफ्रोनियस, जो कि रोमन एम्पायर द्वारा अपॉइंटेड जेरूसलम का क्रिश्चियन पैट्रियार्क था, वो ये नज़ारा देख के कि जिस इंसान ने उस वक्त की आधी दुनिया को कॉन्कर कर लिया है, वो अपने खादिम की ऊँट की रस्सी को पकड़ के चल रहा है और उसका खादिम ऊँट पे सवार है, इससे इतना इम्प्रेस और हैरान हुआ कि वो बिना किसी रेजिस्टेंस के बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर को देने के लिए तैयार हो गया। आज कोई भी रूलर हो, चाहे डेमोक्रेसी या मोनार्की, ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता। मगर मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को भुला दिया और जाहिलियत की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को जारी रखा। जैसे अरब गैर अरब मुस्लिम कन्वर्ट्स को मवाली बुलाते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसके अलावा उन्होंने पर्शियन सोसाइटी के हायरार्किकल सिस्टम, जो कि इंडियन कास्ट सिस्टम से मिलता जुलता था, उसे अपना लिया। मुस्लिम बादशाह और सुल्तान पर्शियन और रोमन किंग्स की कोर्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगे और हजरत उमर की सिंप्लिसिटी को भुला दिया। ऐसे में जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए तो अपने साथ कई गैर इस्लामी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को लेते हुए आए और यहाँ की भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को नीचा दिखाया और उन्हें गवर्नमेंट जॉब से एक्सक्लूड किया, जिसका क्लियर रेफरेंस ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही में मिलता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में इन प्रैक्टिसेस का क्या सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको अशरफ, अजलाफ और अर्जाल का डेमोग्राफिक डेटा दे देता हूँ। हालांकि पैन इंडिया लेवल पे कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद नेशनल लेवल पे इंडिया में कोई कास्ट सेंसस हुआ नहीं है, पर 1871 के पार्शियल सेंसस में अपर कास्ट मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 19% थी और लोअर कास्ट मुस्लिम की 81%। तेलंगाना के कास्ट सेंसस के मुताबिक 81% मुस्लिम पसमानदा कैटेगरी के हैं और बिहार कास्ट सेंसस के मुताबिक बिहार के 73% मुस्लिम पसमानदा हैं। कुल मिला के हर तरह का डेटा ये बताता है कि पसमानदा मुस्लिम टोटल मुस्लिम आबादी की एक बड़ी मेजॉरिटी हैं। मगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जैसे कि वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ज़्यादातर मेंबर अपर कास्ट मुस्लिम्स ही हैं।
और इन इंस्टीट्यूशन का कंपोजिशन मुस्लिम समाज के डेमोग्राफिक्स को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इंस्टीट्यूशन बने तो हैं मुस्लिम इंटरेस्ट और उनके वेलफेयर के नाम पे, पर हकीकत यह है कि वो मुसलमानों के एक खास तबके का ही वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये एक तरह का दोगलापन है, जहां वो सरकार से मुसलमानों के लिए इक्वल और फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, मगर खुद इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इसी तरह ज्यादातर रिलीजियस तंजीमों के हेड और फिरकों के लीडर सब अपर कास्ट अशरफ मुस्लिम्स ही हैं। इनकी तंजीमों और फिरकों में इस्लाम बस दिखावे और नाम का है, और असली मकसद इनका मुस्लिम समाज पे अपनी पकड़ और वर्चस्व कायम रखने का है। आम मुसलमानों को ये हमेशा फरूई यानी सेकेंडरी मसलों में उलझाए रहते हैं, जैसे कि दाढ़ी कितनी लंबी हो, हलवा बनाना चाहिए या नहीं, पैजामा कितना ऊंचा हो, मगर कम्युनिटी के रियल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज का कभी जिक्र नहीं करते। AIPMM यानी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के डेटा के अनुसार 1947 से 2019 तक 400 मुस्लिम MPs में सिर्फ 60 ही पसमानदा समाज से हुए हैं। शुरुआत से ही मुस्लिम लीडरशिप अपर कास्ट अशरफ मुस्लिम्स के हाथों में रही है और फोकस्ड अपर कास्ट के इश्यूज पे रहा है। मुसलमानों के नाम पे सरकार की तरफ से जो कुछ भी स्कीम, ग्रांट्स वगैरह आती है वो अपर कास्ट मुस्लिम तक ही सीमित रहती है और समाज के निचले तबकों तक इनका बेनिफिट लगभग ना के बराबर पहुंचता है। पसमानदा मुस्लिम्स का अगर कोई सोशल अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट हुआ है तो वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स और बहुजन पॉलिटिक्स से जुड़ के ही हुआ है। अपर कास्ट मुस्लिम लीडर्स के पीछे चल के हमें अपनी तरक्की और एडवांसमेंट के लिए कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ मैं बिहार की सनलाइट सेना के बारे में जिक्र करूंगा, जहां अपर कास्ट पठान मुसलमानों ने राजपूतों के साथ मिलकर एक कास्ट बेस्ड मिलिशिया बनाई और लोअर कास्ट मुस्लिम्स जैसे कि अंसारी, कुरैशी, मंसूरी को प्रताड़ित किया और उनकी आवाज को दबाया। किस तरह से सोशल हायरार्कीज और डिस्क्रिमिनेशन को लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बनाए मैरिज के रूल्स, जहां अरब मुस्लिम्स खास करके कुरैश को बाकी मुसलमानों से ऊंचा और अफजल बताया जाता है और बाकी मुसलमानों को इनके साथ शादी करने से मना किया जाता है, जबकि खुद रसूल अल्लाह की कई बीवियां कुरैश कबीले की नहीं थीं और इमाम हुसैन की वाइफ शहर बानो पर्शियन थी। इन इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके अपने स्टेटस और प्रिविलेज को बचाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एजुकेशनल इदारे मुस्लिम वेलफेयर के नाम पे कायम है वो भी बस एक खास मुस्लिम तबके को ही सर्व कर रहे हैं। AMU में बैकवर्ड मुस्लिम्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ टोटल फैकल्टीज में अपर कास्ट मुस्लिम फैकल्टीज का परसेंटेज 88% है और OBC मुस्लिम फैकल्टीज का परसेंटेज सिर्फ 4.8%। जामिया मिलिया इस्लामिया में OBC और ट्राइबल मुस्लिम्स के लिए 10% सीट रिजर्व्ड हैं, जबकि पसमानदा मुस्लिम कुल मुस्लिम आबादी के लगभग 80% है। ये रिजर्वेशन कहीं से भी मुस्लिम डेमोग्राफिक रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से पसमानदा मुस्लिम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। इसके दो रीजंस हैं। एक तो मुस्लिम एज ए होल अंडर रिप्रेजेंटेड है और पसमानदा मुस्लिम उनसे भी ज्यादा। पसमानदा मुस्लिम को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। बिहार से जुड़ा एक वाकया सुनिए। मुजफ्फरपुर में अपर कास्ट शेख और लोअर कास्ट अंसारी में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि अंसारियों ने अपनी शादी धूमधाम से कर ली और हद तब हुई जब रास्ते के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई कि हम दीवार के इस तरफ चलेंगे, तुम उस तरफ। ये वाकया ये दिखाता है कि कास्ट मुस्लिम सोसाइटी की कितनी डीप रूटेड समस्या है। कई बार जब अशरफ मुस्लिम से इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो मुसलमानों में कास्ट के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में कोई जात पात नहीं है। ये लोग या तो ग्राउंड सोशल रियलिटी से वाकिफ नहीं है या जानबूझ करके इसे डिनाई करते हैं ताकि समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता ना फैले। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में कास्ट सिस्टम का एग्जिस्टेंस ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस का असर रिलीजन पे पड़ता है। इस्लाम बराबरी सिखाता है, मगर इंडिया में अशरफ, अजलाफ, अरजाल जैसे डिवीजन ने इनइक्वालिटी को जिंदा रखा है। ये कास्ट सिस्टम इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अरब के जहालियत के दौर की प्रैक्टिसेस और लोकल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का कंटिन्यूएशन है। आज पसमानदा मूवमेंट अपर कास्ट मुस्लिम हेजिमनी को चैलेंज कर रहा है और इस्लाम की असल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस की याद दिला रहा है, जिसे कुछ लोगों ने दुनिया की मालो दौलत और शौकत के लिए भुला दिया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी तरह के सोशल डिवीजन और रिफ्ट को बढ़ाना नहीं है,
बल्कि मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू टीचिंग की तरफ ले जाने का है। शुक्रिया।